अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपके पास आज हाज़िर हुआ हूँ मैं चैप्टर नंबर 6 को लेकर, जिसका नाम जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, यानी बुनियादी शुमारियात। तो इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात जो हैं, जो पेपर के अंदर किसी भी बोर्ड के अंदर, पंजाब का कोई भी बोर्ड हो तो उसके अंदर जो मुख्तसर सवालात आते हैं, आज जो है वो हम वो करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें जो है वो एमसीक्यूज करने हैं। तो एक्सरसाइज में से 99% होता है कि इसके एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आते हैं। इसके बाद जो है वो इस चैप्टर की डेफिनेशन जो है वो हमने करनी है और लाजमी उसको तैयार करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 से 4 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बाज़ एक या दो तारीफें जो हैं वो पेपर के अंदर आती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मुख्तसर सवालात हैं वो मैंने आपके सामने जो है ये 6 हेडिंग्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मीन, एवरेज या इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है मीडियन। नंबर 3 पे हमारे पास है मॉड। नंबर 4 पे आज हम सीखने वाले हैं रेंज। नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन, और लास्ट पे हम एक क्वेश्चन करेंगे हार्मोनिक मीन का। तो ये 6 टॉपिक है हमारे पास। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज दो, हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट हैं, लेकिन अगर हम हर एक को एक एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमें बड़ी क्लियरली जो है इस क्वेश्चन की, इन टॉपिक्स की जो है वो समझ आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने पहले एसएलओ की तरफ, पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हसाबी औसत, और इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। मैंने बेटा आपके सामने एक रकम लिखी है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो हमें जो है ये डाटा जो दिया गया है ये अनग्रुप्ड डाटा है, यानी गैर ग्रोही मवाद है, जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो कौमे की शक्ल में जो है वो मिलेगी। यानी ये ऐसा डाटा है जो शुमारियात के अभी अमल से जो है वो गुजरा नहीं है। तो ऐसा डाटा जो है वो अनग्रुप्ड डाटा यानी गैर ग्रोही मवाद कहलाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट वो बच्चे जिन्होंने मेरी चैप्टर नंबर 6 की वो वीडियो देख ली है और अच्छे से अगर उन्होंने जान लिया है कि इसके कौन कौन से फार्मूले हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बड़े आसान लगेंगे। और कोई भी रकम क्वेश्चन की आ जाए, एक है, दो जुज है, 10 है, 12 है, तो बेसिक कंसेप्ट बस याद रखना है कि मैंने बताया कि इसके फार्मूले जो हैं वो नहायत अहम है। तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा तो आपके ये तमाम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि इसका आपने अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज, मीन या हिसाबी औसत उर्दू मीडियम के अंदर जो है वो मालूम करना है। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले आप इसका जो है वो फार्मूला लिखेंगे। हिसाबी औसत यानी जो मीन होता है, जो एवरेज होती है, वो इक्वल होती है तमाम मुद्दात का मजमुआ, यानी सम ऑफ आल वैल्यूज या आल टर्म। यानी हमने तमाम मुद्दात जो हमें दी गई हैं इनको हमने जमा करना है और डिवाइड कर देना है इसकी तादाद पे। यानी जितनी ये मद होंगी, जितनी ये मुद्दात होंगी, उसकी तादाद पे इसको तकसीम कर देना है। अब इसको मैथमेटिकल कैसे लिखे हैं, एक्स के ऊपर आएगा बार, यानी ये शो करता है कि हम इसका अरिथमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं। तमाम मुद्दात का मजमुआ यानी सम ऑफ आल टर्म्स, इसको लिखते हैं सिग्मा एक्स, और तादाद की जगह हम लिख लेते हैं एन। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। तो अब स्टूडेंट बड़ा आसान है कि आपने जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं, जो मवाद के अंदर आपको रकमें दी जाएंगी, ये रकमें हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिंपल इन तमाम मुद्दात को जमा करना है। तो 45 जमा 60 जमा 74 जमा 58 जमा 65 जमा 63 और लास्ट में है 49। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है जितनी इनकी तादाद है। तो इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
तो हमारे पास बटे के अंदर आ जाएगा 7। हमने यहाँ पे क्या किया, तमाम मुद्दात को जमा की अलामत के साथ लिख दिया और बटे में हमने लिख लिया है 7। अब स्टूडेंट आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से जमा कर लेना है। तो ये x बार यानी मीन, तो जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 414 यानी 414 यानी 414 और बटे में 7 जो है जितनी इनकी तादाद थी उस पे हमने तकसीम करना है। अब जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको तकसीम करोगे तो आपका कैलकुलेटर आंसर दे देगा 59.14 यानी 59.14। तो इस तरह जो है वो इस रकम का, इस मुद्दात का हमने जो है वो हिसाबी औसत निकाल लिया। अब स्टूडेंट कोई भी और क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि आपके चैप्टर के अंदर जो है वो 11,500 12,400 की कीमत से एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो 6.2 के अंदर 2 पार्ट है, 12 है, उसके बाद 14 है, 17 है, इस तरह की आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। और एक जो जुज है वो 200 है, 225 है, 350 है। तो बेटा इन टर्म्स को सेम इसी तरह आपने क्या करना है, जो वैल्यूज आपको दी जाएंगी आपने उसके ऊपर ये फार्मूला लगाना है, कैलकुलेटर की मदद से जमा करके जितनी उसकी तादाद होगी उस पर तकसीम करेंगे तो आपका जो है वो हिसाबी औसत निकल आएगा। तो इस तरह हमारा पहला जो SLO है वो मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे SLO की तरफ, जिसको उर्दू के अंदर वस्तानिया और इंग्लिश के अंदर जो है वो मीडियन कहते हैं। जी स्टूडेंट, हमारा दूसरा जो SLO है वो है वस्तानिया, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं मीडियन। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 पार्ट जो हैं, 2 जुज लिखे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे तरीके से जान ली है, समझ ली है, तो आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी कि जब हम किसी मवाद का मीडियन निकालते हैं तो वो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो आपने भूलना नहीं है। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन ये हमारा गलत क्यों हो रहा है। तो वो कौन सी गलती की जाती है स्टूडेंट, सबसे पहले जब आपको मवाद दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका मीडियन मालूम करना है वस्तानिया, तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट उस रकम को तरतीब देनी है, यानी उसको ऑर्डर में लिखना है। अब तरतीब आपकी मर्जी है कि आप उसको या तरतीब सऊदी के साथ लिख लें या तरतीब नजूली के साथ, यानी या उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर स्टूडेंट आपने ये काम ना किया तो आपका क्वेश्चन कभी ठीक नहीं होगा। तो मीडियन मालूम करते वक्त पहला काम सबसे जो करना है, आपने उन टर्म्स की तरतीब लगानी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तरतीब सऊदी, यानी इसको मैं लगाऊंगा सेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो 82 है, 93, 86, 92, 79। तो सबसे छोटा जो नंबर है, जो अदद है वो है 79। इसके बाद इससे जो बड़ा अदद है वो है 82। 82 के बाद जो हमारे पास बड़ा नंबर है वो है 86। 86 के बाद हमारे पास नंबर है 92 और 92 के बाद हमारे पास नंबर है 93। तो ये वो पहला काम कर लिया जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नहीं करते और उनका वस्तानिया ठीक नहीं निकलता। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है, हमने देखा था कि मीडियन जब हम मालूम करते हैं तो इसके 2 तरीके हैं, 2 फार्मूले अप्लाई करते हैं कि जब जुफ्त इसकी तादाद होती है इसका फार्मूला अलग है और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो इसका फार्मूला अलग है। तो अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 5 है, यानी n की तादाद जो है वो 5 है। इसका मतलब ये ऑड नंबर है, ताक है। तो यहाँ पे ना अक्सर स्टूडेंट है ये क्वेश्चन भी करते हैं और ये कहते भी हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लिख दें, जैसे वस्तानिया क्या है, मिड टर्म होती है, एक इधर से छोड़ दें, एक इस साइड से, एक इधर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86। तो स्टूडेंट ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर बेशक आपका ठीक आ गया लेकिन ये तरीकाकार जो है वो आपने हरगिज अपनाना नहीं है। तो इसको फार्मूले के साथ हल करना है। तो जब हमें पता है कि हमारे पास
नंबर ऑफ टर्म्स मुद्दात की तादाद ताक आती है तो हम उस वक्त फार्मूला यूज करते हैं n+1/2 वी मिकदार। और जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लिख देते हैं मीडियन इक्वल n+1/2 टर्म। अब यहाँ पे ये इक्वल वैसे ही, क्योंकि हम मीडियन मालूम कर रहे हैं, इस n की जगह नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 5 जमा 1 बटे में आ गया 2 और यहाँ हमने लिख दिया v मिकदार। इसके बाद 5 में 1 जमा करें तो 6 आएगा, 6 को 2 पे तकसीम किया तो 3 यानी तीसरी मिकदार। 3वीं मिकदार का मतलब हो गया तीसरी। तो अक्सर स्टूडेंट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा आंसर आ गया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तीसरी मिकदार, थर्ड टर्म, इसका मतलब है कि जो हमने तरतीब लगाई थी, रकम में नहीं देखना बल्कि कहाँ पे देखना है, जो हमने तरतीब लगाई थी, तो उस तरतीब के अंदर चाहे आप इसको राइट साइड से काउंटिंग कर लो, गिनती कर लो, चाहे लेफ्ट साइड से, जो आपकी तीसरी मिकदार बनेगी वो इस मवाद का वस्तानिया होगा। तो ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी। तो इसके बाद हमने यहाँ पे तीसरी मिकदार की जगह वो नंबर, वो अदद लिख देना है। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट इस रकम का जो वस्तानिया है वो निकल आया 86। तो इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपके सामने दूसरा जूस भी लिखा हुआ है। ये दोनों जो है वो चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम्पल्स हैं, यानी मीडियन का टॉपिक जहां पे है तो उसकी मिसालें हैं अनग्रुप डेटा के साथ। तो अब हम इसका दूसरा जो है वो पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, दूसरे जूस की जो रकम है उसी तरह सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसको तरतीब लगाएंगे, इसको ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले मैंने तरतीब सऊदी में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अब इसको हम तरतीब नजूली में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कौन सा ऑर्डर लिखना है, आप जस्ट तरतीब का लफ्ज लिखकर भी इस नंबर की बर तरतीब लगानी है, या छोटे से बड़े की तरफ तरतीब लगा लें या बड़े से छोटे की तरफ। अब चूंकि मैंने यहाँ हेडिंग दी है डिसेंडिंग की यानी तरतीब नजूली, तो हम सबसे पहले बड़ा अदद लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा तो एंड सो ऑन। अब पूरी टर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 3.1 जो है वो सबसे बड़ा अदद है, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद इससे छोटा अदद 2.9 है, इसके बाद इससे छोटा अदद 2.7 है, 2.7 से छोटा 2.5 है, 2.5 से छोटा हमारे पास 2.3 है, और लास्ट में हमारे पास जो है वो बचेगा, जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1.9। तो तरतीब लगाना आप हरगिज ना भूलिएगा, वरना कभी भी आपका वस्तानिया ठीक नहीं आएगा। इसके बाद स्टूडेंट n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6। अब इसका मतलब यहाँ पे जी स्टूडेंट जिन्होंने फार्मूले याद कर लिए हैं और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो वो समझ सकते हैं यहाँ पे कि जब नंबर ऑफ टर्म्स 6 होती हैं यानी जुफ्त हैं ये, तो उस वक्त कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हम लिखते हैं वस्तानिया यानी मीडियन इक्वल 1/2 इंटू n/2 टर्म यानी n/2वीं मिकदार प्लस n जमा 2 बटे में आता है 2वीं मिकदार, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये इसी तरह मीडियन यानी वस्तानिया चलता आएगा, तो 1/2 n, तो यहाँ पे हमारे पास है 6 बटे में 2, और यहाँ पे लिख दिया v मिकदार प्लस n की जगह हम लिखेंगे 6 जमा 2, और बटे में हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पे हम लिख देंगे v मिकदार। अब स्टूडेंट जब हम 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 3 आएगा, और सा लिख देंगे तीसरी मिकदार यानी 3वीं मिकदार का मतलब थर्ड टर्म, प्लस 6 में 2 जमा करेंगे 8, 8 को 2 पे तकसीम करेंगे 4, तो यहाँ हम लिख देंगे चौथी मिकदार,
यानी 4वीं मिकदार। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर अगेन गलती करते हैं अक्सर बच्चे कि वो तीसरी मिकदार जमा चौथी मिकदार को जमा कर देते हैं, यानी वो लिख देते हैं 7। तो ऐसा नहीं है। सेम उसी तरह तीसरी मिकदार का मतलब जो आपने तरतीब लगाई हुई है उसके अंदर तीसरी मिकदार कौन सी है पहले वो लिखनी है। तो उसी तरह जिस साइड से मर्जी आप देख लें 1 2 3, तो हमारे पास तीसरी जो मिकदार है वो है 2.7 जमा अब चौथी मिकदार 1 2 3 और ये 4, तो ये आ गई 2.5। तो अगर स्टूडेंट आप राइट साइड से शुरू करेंगे तो फर्क कोई नहीं आएगा, जो तीसरी है वो चौथी बन जाएगी, जो चौथी है वो तीसरी। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2, और जब आप 5.2 को डिवाइड करोगे 2 के ऊपर, यानी इसको वस्तानिया निकालने के लिए, तो बाहर वाले 2 पे तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 2.6। और ये क्वेश्चन जो है इसकी कीमत चीनी की दी गई है, मिकदार है मिलीग्राम के अंदर, तो यूनिट वहां से देख लीजिएगा। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का मीडियन यानी वस्तानिया जो है वो आ गया 2.6। तो एक पार्ट हमने ताक वाला यानी ऑड नंबर वाला कर लिया, एक हमने इवन वाला यानी जुफ्त वाला। तो इसके अलावा कोई भी रकम आ जाए तो स्टूडेंट हरगिज परेशान नहीं होना। कंसेप्ट आपने अपना क्लियर करना है कि अगर ताक है तो आपने ताक वाला ऑड नंबर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर जुफ्त है यानी इवन तो आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन कभी नहीं भूलेंगे कि जब भी मीडियन मालूम करना है तो सबसे पहले जो है उस मवाद को बढ़ती या घटती यानी तरतीब सऊदी या तरतीब नुज़ूली के अंदर जरूर लिखना है। तो जी स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 तीसरे एसएलओ की तरफ, जिसका नाम है मॉड, यानी उर्दू के अंदर उसको कहते हैं आधा। जी स्टूडेंट तीसरा जो हमारा एसएलओ है उसका नाम है मॉड, यानी उर्दू के अंदर उसको कहते हैं आधा। तो मैंने आपके सामने 3 जो है वो क्वेश्चन की रकमें लिखी हैं, तो 3 नहीं 4 नहीं, हम जितनी भी रकमें लिख लें, सिर्फ इसका कंसेप्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिया चैप्टर नंबर 6 के, जिसके अंदर फार्मूलाज वगैरह जो है वो लिखे गए हैं, तो हमने उसमें पढ़ा था कि आधा जो है मॉड जो है वो किसी रकम के अंदर ज्यादा मर्तबा या बार बार आने वाली जो रकम होती है वो उसका आधा कहलाती है। तो हमारे पास पहला जो जुज है इसके अंदर देखें 4 2 मरतबा है, 5 भी 2 बार आया है, लेकिन 6 जो है वो कितनी मरतबा है 3 मरतबा, और 7 भी 2 मरतबा है। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बार रकम आने वाली जो है वो है 6। तो पहले जुज का हमारे पास मॉड यानी आधा जो है वो कितना हो जाएगा 6। इसके बाद स्टूडेंट दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। तो दूसरे जुज के अंदर देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 2 जो है वो 2 मरतबा मौजूद है, इसके बाद यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी 3 भी 2 मरतबा है। तो पहले जुज के अंदर जो सबसे ज्यादा बार थी वो 6 थी, यानी वो 3 मरतबा था। अब इस जुज के अंदर 2 भी 2 मरतबा है, 3 भी 2 मरतबा है, यानी 2 रकमें जो है वो ज्यादा बार आई हैं। तो इस रकम का जो आधा होगा यानी मॉड होगा वो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, यानी किसी मवाद का आधा एक रकम भी हो सकती है, एक से ज्यादा रकमें भी हो सकती हैं। तो दूसरे जुज के अंदर चूंकि 2 भी 2 मरतबा है, 3 भी 2 मरतबा है, और पूरे मवाद में ये सबसे ज्यादा मरतबा है, दोनों रकमें आई, तो इसलिए इसका आधा 2 भी है और 3 भी है। अब चलते हैं स्टूडेंट तीसरे पार्ट की तरफ कि तीसरा जो जुज मैंने रकम लिखी है उसका मॉड यानी आधा मालूम करना है। तो स्टूडेंट ये रकमें नहीं, इसके अलावा कोई रकम आ जाए, कंसेप्ट आपने कभी नहीं भूलना। कंसेप्ट याद रहेगा तो आप किसी भी रकम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर तो डेफिनेशन मॉड की आधा की कहलाती है कि किसी मवाद में जो रकम बार बार आए या ज्यादा मरतबा आए। तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट कोई रकम ऐसी नहीं है जो एक से ज्यादा मरतबा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जब इसका आधा लिखना होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं सिफर, जबकि सिफर खुद एक अदद है, क्योंकि जो मॉड होता है आधा होता है वो एक डिजिट होता है, एक नंबर होता है।
तो वो गलती क्या करते हैं कि जब उन्होंने देखा यहाँ पे कोई भी रकम एक से ज्यादा मर्तबा नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं सिफर और आपके 2 नंबर कट जाते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, जारी बात है कि इसकी तारीफ ये कहती है कि वो रकम, वो मद, वो अदद जो बार बार आए या ज्यादा मर्तबा आए। तो देखें इसके अंदर तो कोई अदद बार बार नहीं आया, दूसरे लफ्जों में ज्यादा मर्तबा भी नहीं आया। तो इसके अंदर जब भी आपने आधा यानी मोड लिखना है तो इसके लिए आपने वर्ड यूज करना है कोई नहीं, यानी इसका मोड जो है देयर इज नो मोड, इसका आधा कोई भी नहीं है। अगर आपने यहां सिफर लिख दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिफर जो है वो खुद एक अदद है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है 7 और इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं रेंज। तो जी स्टूडेंट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन की रेंज यानी 7 मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 7 का यानी रेंज का जो है वो फार्मूला लिखना है कि 7 जो है वो इक्वल होती है, यानी रेंज इक्वल होती है एक्स मैक्सिमम मीन सबसे बड़ी वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू। यानी मवाद के अंदर जो सबसे बड़ी कीमत दी गई है उसमें से आपने माइनस कर देना है सबसे छोटी कीमत को। तो अब सबसे पहले आपने मवाद के अंदर, जाहिर बात है कि आपको जो मवाद दिया जाएगा तो हमें 9th और 10th के एज ए स्टूडेंट इतना तो पता होता है कि जो सबसे बड़ी मात्रा है वो कौन सी है। तो इसके अंदर देखिएगा सबसे जो बड़ी मात्रा है, जो सबसे ज्यादा बड़ी रकम है वो है 110। तो जहां पे x मैक्सिमम लिखा है इसकी जगह आपने लिख देना है 110। आगे हमने लिखना है माइनस और x mi यानी मिनिमम सबसे छोटी मद, वो भी इसी मवाद के अंदर जो होगी। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे छोटी मद है वो है 49, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब सिंपल 110 में से हम 49 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61, जो कि इस रकम का इस मवाद की 7 और इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं रेंज। तो बड़ा आसान है ना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर में से है, आपकी एक्सरसाइजेज में, आपकी एग्जाम्पल में से है। तो अगर इस तरह का कोई और भी क्वेश्चन आ जाए, वैल्यूज आ जाए और वो कहे 7 मालूम करें, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कंसेप्ट को आपने अपने सामने रखना है। तो आपको जो मवाद दिया जाएगा उसके अंदर से आपने सबसे बड़ी वैल्यू लिख लेनी है और माइनस कर देना है उसको सबसे छोटी वैल्यू को उस बड़ी वैल्यू में से। तो वो आपके पास जो है वो उस रकम का 7 यानी रेंज निकल आएगी। जैसा कि क्वेश्चन है जिसके अंदर मुख्तलिफ उस्ताद की तनख्वाहें दी गई हैं, 11,500 है, 12,400 है, 14,800 है, इस तरह की वैल्यूज हैं। तो सेम उसी तरह उसके अंदर भी आपने सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस कर देना है सबसे छोटी वैल्यू को। तो आई थिंक उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो 3500 आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट आप किसी भी डेटा का, किसी भी मवाद का जो है वो 7 मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक, अक्लीदसी औसत यानी जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। तो इसका जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। उस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना है, यानी उसका हमने ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। इसकी एक ही एग्जाम्पल है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही रकम है, तो उसी का ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। तो देखते हैं यदि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट सेकंड लास्ट और लास्ट टॉपिक है, 2 एग्जाम्पल है। एक जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन की यानी अक्लीदसी औसत की है और दूसरी हार्मोनिक मीन यानी हम आहंग औसत की है। तो रकम है जी क्वेश्चन नंबर 5 की, कहता है जी 2, 4, 8 का जो है वो अक्लीदसी औसत मालूम करो, यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीन। तो हम इसका ज्योमेट्रिकल मीन यानी G.M, जिसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं अक्लीदसी औसत, वो मालूम करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो आपको वैल्यूज दी गई हैं आपने उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, और जितनी इसकी तादाद है उसको बटे के अंदर यानी 1 के बटे के अंदर कुव्वत नुमा में लिख देना है। 2 ज़रब 4 ज़रब 8 तीनों रकमों को ज़रब देनी है, जितनी इनकी तादाद है उसको कुव्वत नुमा में बटे के अंदर लिख देना है।
अब हम जब इसको ज़रब देंगे तो ये आएगा 64 1/3। अब 64 का सॉल्व करें, हल करें तो 4 की पावर आता है 3 और बाहर 1/3। तो जब हम ये 4 की पावर 3 को 1/3 से ज़रब देंगे तो हमें मिलेगा 4। तो ये इस रकम का अक्लीतसी औसत है, यानी इंग्लिश के अंदर ज्योमेट्रिकल मीन। तो ये रकम डब्बे के अंदर जिस तरह ये रकम लिखी हुई है बॉक्स के अंदर इस तरह भी आ सकती है, लेकिन कंसेप्ट याद रखिएगा, अक्लीतसी औसत मालूम करते वक्त आपने जो वैल्यू तीनों दी गई है उसको ज़रब देनी है और होल में जितनी अंदर इसकी 3 तादाद थी तो 1/3 लिख के आगे ज़रब देकर सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं इस चैप्टर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जो आपको क्वेश्चन समझाए हैं, इनके साथ आपने नंबर 1 एमसीक्यूज, नंबर 2 डेफिनेशन इस चैप्टर की और नंबर 3 पे ये सिर्फ 6 टॉपिक करने के बाद और इसके एक एक दो दो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए है, तो आपका चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें ना तो एमसीक्यूज में इंशाल्लाह नंबर कटने वाला है ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका मुख्तसर चैप्टर बाब नंबर 6 जो है उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए हैं। तो इसके इंशाइया तर्ज के क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो बयान करेंगे। तो चलते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका हमने हम आहंग औसत यानी हार्मोनिक मीन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। हार्मोनिक मीन जो है वो इक्वल होता है n ओवर में होता है सिग्मा 1/x, यानी हार्मोनिक मीन हम आहंग औसत तकरीबन हिसाबी औसत जैसी है लेकिन उसका उलट है और सिग्मा के साथ भी 1/x आता है। तो अब 1/x से मुराद हमारे पास जो टर्म्स हैं, यानी पहले 1/x का मतलब 1/12 बनता है, 1/x अगली रकम 1/5, फिर 1/8, फिर 1/4। तो जो 1/12, 1/5, 1/8 और 1/4 का आंसर आएगा, इससे पहले लिखा गया है सिग्मा, हम उनको जमा कर देंगे। एन का मतलब जो इतनी इसकी तादाद है 1 2 3 4 वो यहां लिखेंगे और इसको इस पे तकसीम करेंगे और हमारे पास इस क्वेश्चन की जो है वो हम आहंग औसत आ जाएगी। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हमने 1 तकसीम जो पहली रकम है वो हमारे पास है 12 यानी 12, तो 1 में आ गया यहाँ पे हमारे पास 12, यानी 1 तकसीम जो है वो 12। तो आप इसको कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0833। ये पहली रकम। इसके बाद दूसरी है तो हम लिखेंगे 1/5। तो हमें पता है कि 1 जब तकसीम 5 आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं तो वो आ जाएगा 0.2। इसके बाद 1/8 आपने लिखना है, तो जब इसको तकसीम करेंगे तो कैलकुलेटर आंसर दे देगा 0.125 और लास्ट टर्म है 1/4 यानी 1/4। तो जब इसको तकसीम करेंगे तो 0.25, यानी हमने 1/x सारे निकाल लिए। अब हमने 1/x से पहले है सिग्मा, तो हम यानी इसको तमाम वैल्यूज को, तमाम जो हमारे आंसर निकले हैं इन चारों को जमा कर लेंगे, यानी 0.0833, 0.2, 0.125 और 0.25 को जब हम जमा करेंगे तो हमें कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो होगा 0.6583, यानी इन चारों टर्म को हमने जमा कर लिया। अब हमारे पास जो n है वो 1 2 3 4 है तो वो हमने लिख दिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज को अपने फार्मूले में, यानी हार्मोनिक मीन जो हमने मालूम करना है उसके अंदर दर्ज कर देंगे। तो फार्मूला था n ऊपर, तो उसकी कीमत हमारे पास है 4 और सिग्मा 1/x उसकी कीमत निकली है 0.6583। अब जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से जो है वो तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.076। तो इस तरह हमारे पास ये इस रकम का हार्मोनिक मीन यानी हम आहंग औसत जो है वो निकल आया। तो स्टूडेंट अगर आप ये क्वेश्चन कर लें जो मैंने आपको बताए हैं तो आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से कभी नहीं रहेगा।
तो मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।